हेलो फ्रेंड्स, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अभी एक रिपोर्ट रिलीज होती है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एमिटर बन चुका है नाइट्रस ऑक्साइड का। जैसा कि हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए तब तो कार्बन डाइऑक्साइड टॉप पे आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। बट जब बात आती है कि एक बार एमिट होया हुआ पार्टिकल एक लंबे समय तक रुके और साथ ही साथ हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जिसको पोटेंट कैपेसिटी हम बोल सकते हैं, तो वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा मिल जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड की। तो ये जो स्टडी रिलीज हुई है ना, इसमें बड़ी कंसर्निंग बात क्या निकल के आ रही है कि नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन में जो ह्यूमन ड्रिवन एक्टिविटीज है, पर्टिकुलरली हम यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जिनको बोलेंगे, जिसमें मेन बताई जा रही है एग्रीकल्चर और एनिमल मैन्योर। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज है ना, उन सोसाइटीज के द्वारा बहुत ज्यादा एमिशन किया जा रहा है नाइट्रस ऑक्साइड का। और पिछले 1980 से लेकर के 2020 तक ये जो एमिशन है टोटल नाइट्रस ऑक्साइड का, इसमें 40% तक की ग्रोथ देखी गई है। और उसमें मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो एग्रीकल्चर और एनिमल मैन्योर है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में अभी भी हम कितना ज्यादा इस तरीके की एक्टिविटीज पर रिलाय करते हैं, पहली चीज। दूसरा, ये एक ग्रीन हाउस गैस है, लगातार टेम्परेचर राइज करती है और लंबे समय तक टिकती है। आप दूसरी तरफ देखो, ओजोन डिप्लीशन में भी इसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है नाइट्रस ऑक्साइड का। अच्छा, एग्रीकल्चर में देखा जाए तो मेन जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है दैट इज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का जो हम यूज करते हैं, जैसे कि हम पर्टिकुलरली बात करते हैं यूरिया की, तो यूरिया का जो यूज होता है वो कहीं ना कहीं नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन कर देता है। और एनिमल मैन्योर की बात भी करें तो जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है उससे भी मीथेन या फिर आप कह सकते हो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो एमिट होते रहते हैं। और ओवरऑल जितना एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ध्यान रखें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मतलब ह्यूमन मेड या ह्यूमन एक्टिविटीज, उसमें जितना एमिशन होता है उसमें 74% तो अकेला ये दो फैक्टर्स ही अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात रेज हुई है और टारगेट ये है कि कैसे भी करके एमिशंस को कंट्रोल करना है। ये स्टडी जो है ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा की गई है, जो कि मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी स्टडी करता है कि हाँ भाई एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है इन सारी एमिशंस के चलते। साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश हुई है, आप देखोगे कि एक जर्नल है जिसका नाम है अर्थ साइंस डेटा, ओके, उसमें ये रिलीज हुआ है। तो ये अपने आप में जानना जरूरी है कि किस तरीके से ये एक्टिविटीज राइज हुई है और कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ में टॉप 5 एमिटर्स के तौर पे देखे जा रहे हैं। तो इन्हीं को देखते हैं। देखो, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये अपने आप में है तो देखो खतरनाक, इसमें तो क्लैरिटी आई गई आपको कि किस तरीके से ओजोन लेयर डिप्लीशन में, और सीधी बात है कि इसकी अगर क्वांटिटी बढ़ गई और ये ग्रीन हाउस गैस है तो ये भी क्लियर है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को राइज करेगा। और ग्लोबल वार्मिंग के चलते ही आपको पता है क्लाइमेट चेंज का भी एक प्रॉब्लम चल रहा है, राइट। इसके अलावा सॉइल, वाटर, एयर, तीनों तरीके के पोल्यूशन भी नाइट्रोजन की एक्सेस क्वांटिटी के चलते हो जाते हैं। 1980 से 1920 का डेटा जब ये एनालाइज किया इस स्टडी में, तो क्या पता पड़ा कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से नाइट्रस ऑक्साइड का जो एमिशन है वो कितना बड़ा है। अब आप यहां से देख सकते हो कि 1980 के टाइम पर ये एमिशन हुआ करता था 4.8 मिलियन मैट्रिक टन, और इससे बढ़कर के ये हो चुका है 8 मिलियन मैट्रिक टन, जो कि एक अच्छा खासा इजाफा है। वहीं दूसरी तरफ नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर है, जैसे कि मैंने अभी बताया, यूरिया एक बेस्ट एग्जांपल है, इसका जो यूज है वो 60 मिलियन मैट्रिक टन हुआ करता था 1980 में, जो कि बढ़कर के 107 मिलियन मैट्रिक टन हो गया। अब आप देख सकते हो कि क्वांटिटी कितनी ज्यादा बढ़ रही है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं उनकी। फिर आ जाओ आप एनिमल मैन्योर की बात करें तो स्टडी के अकॉर्डिंग क्लियर क्या निकल के आ रहा है कि एनिमल मैन्योर के कारण नाइट्रोजन एमिशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड का जो एमिशन है उसकी क्वांटिटी आप देखो कि 1980 में 101 मिलियन मैट्रिक टन हुआ करता था, वो बढ़कर के 208 मिलियन मैट्रिक टन हो चुका है। तो ये क्वांटिटी दोनों तरफ से आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा एमिशन राइज हो रहा है इन दोनों की वजह से, राइट। और ये अपने आप में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अब यहां से ये जो पाई चार्ट है इससे आप समझिए कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, दूसरे नंबर पे मीथेन और तीसरे नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड। क्वांटिटी नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन की बात करें ना तो लगभग 1000 गुना कम है। पर सवाल यह आता है कि ये पोटेंसी बहुत ज्यादा रखती है। कैसे?
कि एक बार अगर नाइट्रस ऑक्साइड का कोई पार्टिकल रिलीज हो गया ना एटमॉस्फेयर में, तब आप देख लो कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक इम्पैक्ट डालती है तो वो 300 गुना इम्पैक्ट ज्यादा डालेगा। अब आप देख लो कि कम क्वांटिटी भी कितनी डेडलीस्ट है, साथ ही साथ बहुत लंबे समय तक ये एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकता है। तो ये चीजें क्या कर रही हैं कि वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में इसका लेवल इतना ज्यादा नहीं है, बट एक तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसका एमिशन बढ़ रहा है। पिछले अगर हम 40 सालों की बात करें, 1980 से लेकर के 2020 की बात की जाए, और पोटेंट बहुत ज्यादा है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि टाइम और इसकी रिटेनिटी और एक हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इसके अलावा फिर बात आती है कि कौन कौन से टॉप एमिटर्स हैं। नो डाउट इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है नाइट्रस ऑक्साइड का, बट इंडिया से ज्यादा एमिशन चाइना करता है 16%, इंडिया 11%, यूएसए 5.7%, ब्राजील 5.3%, रशिया 4.6%। और सवाल ये आता है कि यहां पर अगर हम इस एमिशन को जो भी एक कंट्री के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, किलोग्राम की क्वांटिटी के हिसाब से देखें, उसको अगर हम टोटल पॉपुलेशन से, उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, तब आपको पर कैपिटा इनकम क्या, पर कैपिटा एमिशन है ये बाय द वे, पर कैपिटा एमिशन, ठीक है, पर कैपिटा एमिशन आपका हो रहा है। अब इसमें आप देखोगे कि चाइना में तो आ रहा है 1.3 किलोग्राम पर कैपिटा एमिशन, है ना, एक बंदा कितना एमिट कर रहा है एक साल में नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। यूएस की बात करो 1.7, ब्राजील 2.5, रशिया 3.3 किलोग्राम्स। वहीं पर आप इंडिया की बात कर लो तो इंडिया लोवेस्ट एमिटर है अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखें। तो इसका मतलब क्या, एज ए कंट्री तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है, बट पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो हम इतना एमिट नहीं करते। तो यहां पर आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि पर कैपिटा कितना कुछ यहां पर हमारे एमिशन हो रहा है। अगर हम इकोनॉमी की बात भी करते हैं तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि ओवरऑल पर कैपिटा एक एक इंडिविजुअल के हिसाब से इंडिया अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, फिर भी हमें कहीं ना कहीं एमिशंस को कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये बात हाईलाइट हुई है कि यहाँ पर एमिशन को रिड्यूस किसने किया 1980 से 2020 के बीच में, क्या हर एक रीजन में एमिशंस राइज हुए हैं। तो देखो यूरोप में फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो भी इंडस्ट्रीज थी जिनसे नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता था, उसको देखो बहुत हद तक कंट्रोल किया। इसका मतलब यूरोप एक अच्छा परफॉर्मर के तौर पे देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया वाले जो कंट्रीज है वो, जापान, कोरिया, इन्होंने भी नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन को बहुत हद तक कंट्रोल किया है। वहीं दूसरी तरफ चाइना और साउथ एशिया में आपको पता है हम आ ही जाते हैं, और हमारे अलावा भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे कई कंट्रीज और आ जाते हैं। यहां से एमिशन लगातार बढ़ा है। पिछले 40 सालों में ये जो रिपोर्ट आई है 1980 से 2020 के बीच में लगभग 92% राइज हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन, जस्ट डबल। ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है। सवाल यह है कि कैसे इसको रिड्यूस किया जाए, क्या कोई तरीका है, और क्यों हमें एमिशंस को कम करना होगा। देखो पहला कारण तो यह है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो 2015 में फाइनलाइज हुआ था, जिसमें यह था कि भाई हमें भी कैसे भी करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में, जितना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो टेम्परेचर था उसमें हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होने देना। तो वो कंट्रोल अगर करना है तो सीधी बात है नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन को हमें कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा, नाइट्रस ऑक्साइड को कैप्चर करने से संबंधित कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ऐसे में एमिशन को रिड्यूस करना ही एक ऑप्शन है। रिमूवल का स्कोप मोर और लेस यहां पर आपके पास अवेलेबल नहीं है। फिर आ जाओ हम नेचुरल सोर्सेज की बात भी कर लें। देखो जितना नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता है उसमें नेचुरल सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन है 11.8%। उसमें ओशन, वाटर बॉडी, सॉइल, इनमें भी देखो आपको पता है माइक्रोबियल एक्टिविटीज चलती रहती हैं, तो इसके चलते भी नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन हो जाता है। बट इनका पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा नहीं है जितना कि ह्यूमन या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से दिखाई देता है। और फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जो स्टडी कंडक्ट की है जिसका नाम है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, उसकी बात करें तो ये मेजरली 3 इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस पे ध्यान देता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड पे, एक मीथेन, और एक आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, कि कैसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से एक तरीके से एटमॉस्फेयर पे अलग अलग इंपैक्ट्स आ रहे हैं। अब यह बात जब एटमॉस्फेयर की, क्लाइमेट की, एनवायरमेंट की आई गई, तो अब आप बताओ रियो समिट जो है वो इन चारों में से किससे संबंधित है, और जो भी आपका आंसर हो वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।